तो शुरू करें। तो अपना क्या पर्पस लेके हम डिस्कस कर रहे थे ये सारी चीजें सीईटी को लेकर। तो सीईटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उनको अपने देखते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या क्वेश्चन है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नाम दे रखे हुए हैं आंख, अमाशय, मस्तिष्क और अग्नाशय। बताओ कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है, मुख्य अंग कौन सा प्रभावित होता है? आंत। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा हैजा का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। वायरस। वायरस। हैजा। हैजा किस प्रकार का रोग है? किससे फैलता है? इसके कारक का नाम बता सकते हो? देखो, जब हम रोग पढ़ते हैं ना, रोग में एक तो क्या होता है? रोग कारक, और एक होता है रोगों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये दो चीज अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना। और एक होता है वाहक। वाहक मतलब फैलाता कौन है? ठीक है, तो कारक कौन है ये आपसे पूछ रहे हैं, मतलब इसको जनरेट कौन कर रहा है? पैथोजन, इंग्लिश में इनको बोलते हैं पैथोजन। और जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उनको बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, और एक और चीज होती है कारकों के बारे में अध्ययन, क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी। ये दो तीन टर्म है जो हमें पता होने चाहिए। कारकों के बारे में अध्ययन मतलब अगर आप बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हो, या फिर वायरस के बारे में स्टडी कर रहे हो, या फिर प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? इटियोलॉजी। कारकों के बारे में अध्ययन करें तो बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। फिर वायरस के बारे में अध्ययन, वायरोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो अब मुझे बताओ हैजा का कारण कौन है? बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ? नहीं, क्या है? बैक्टीरिया। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है? हैजे का कारण क्या है? विब्रियो कॉलेरी। वो क्या करता है? इसको फैलाता है। ये जो रोग है ये उससे फैलता है, गंदे पानी वगैरह इनसे फैलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ, काली मौत। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है कैंसर, एड्स, प्लेग और मलेरिया। बताओ। प्लेग। इसको फैलता किससे ही है? हाँ, चूहे से। ये क्या है? प्लेग चूहों से फैलता है। ठीक है, इसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बता सकते हो? कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम थोड़ी स्पीड इसलिए रख रहे हैं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो एग्जाम में अपने लिए बेटर रहेंगे। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक, सिट्रिक और लैक्टिक और HCl।
लैक्टिक। लैक्टिक, हाँ लैक्टिक सिट्रिक हो गए। सिट्रिक। तो जो भी खट्टे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो टमाटर कैसा है? खट्टा। टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा होता है। लैक्टिक किसमें पाया जाता है? दूध में। किसमें पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एक है एससीएल। एससीएल किसमें पाया जाता है? अमाशय में, स्टोमक। अमाशय में कौन सा पाया जाता है? काम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछता है, बार बार पूछता है। एसिडिटी, अम्ल है, एसिडिटी को कैसे खत्म करेगा? खुद अम्ल है और अपने आप को ही खत्म करेगा। अम्ल का काम क्या है? ये मेन फंक्शन है, क्योंकि ये आप डाइजेशन में दोनों जगह आएगा। पाचन पूरा आपका टॉपिक है, तो वहां पे आप जब पढ़ोगे तो एचसीएल नाम आएगा। बताओ, ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा पाचन तंत्र को? हाँ, हम लोग को शारीर में कैसे बदल सकता है? नहीं बदलता। इसका काम होता है, जो आपने फूड खाया है, जो भोजन किया है, तो अब उस फूड के साथ बहुत सारे जर्म्स, कीटाणु, बैक्टीरिया वगैरह जा सकते हैं। जब जाएंगे तो आपके शरीर में के इन्फेक्शन होने का चांसेस होंगे। इन्फेक्शन यानी कि किसी तरह का संक्रमण हो सकता है। तो उनको क्या करता है? ये किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। पहला काम ऐसी है, पहला काम क्या होता है? रोगाणु को मारने का काम होता है। दूसरा काम होता है, ये हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है, पेप्सिन। उसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ये पेप्सिनोजन में पहले से प्रेजेंट होता है, उसको इसको क्या, ये क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है, पेप्सिन में बदल देता है। आया समझ में? तो ये इसके काम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आ गया समझ में? इसके बाद सार्वजनिक शौचालय के बाहर, सार्वजनिक शौचालय जानते हो ना? हाँ, तो उनके बाहर तीक्ष्ण गंध आती है। क्या आती है? गंध। गंध मतलब बदबू, ठीक है, खुशबू नहीं। तो कैसी आती है? गंध आती है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पे कुछ अम्लों के नाम दे रखे हुए, अम्ल के नहीं, कुछ यौगिकों के नाम दे रखे हैं। SO2, NO2, अमोनिया और कोई नहीं। बताओ, हमारे शरीर में क्या बनता है? अमोनिया बनता है। हम एक तरह के क्या है? यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक है ना, हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिया उत्सर्जन करते हैं और उसके लिए चाहिए अमोनिया। तो अमोनिया की वजह से क्या आती है? बदबू आती है। तो आंसर क्या है? NH3, अमोनिया। क्लियर? इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, किस अम्ल का उपयोग उर्वरक में किया जाता है? उर्वरक समझते? फर्टिलाइजर, खाद वगैरह में, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है H2SO4, दूसरा नाम दे रखा हुआ है HNO3। ये सब नाम रिपीटेड हो रहे हैं। फिर HCl, COOH। बताओ, बताओ। उर्वरक तो जानते ही हो, उर्वरक का काम क्या होता है? उर्वरक का काम क्या होता है? आप उर्वरक यूज क्यों करते हो? फर्टिलाइजर का क्यों यूज करते हो? अच्छी बना, पैदावार बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ, सल्फर होता है। सल्फर कहाँ है? यहाँ पे सल्फर आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पर यूज होता है नाइट्रेट। क्या यूज होता है? नाइट्रेट, ठीक है। याद रख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ऐसे ही ये, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं डेली साइंस पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस जिसको आप बोलते हैं, और वहां पे क्या इन डेप्थ से ज्यादा क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जो हम डेली की जो लाइफ है वहां से कभी न कभी क्या होता है, मतलब टच है, जुड़े हुए टच है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। एसिड के साथ काच अभिक्रिया करता है। कौन से एसिड के साथ काच अभिक्रिया करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं HNO3, HF और दोनों कोई नहीं। ये सारी चीज पता है मैं कौन से किस में पढ़ा चुका हूं? जनरल साइंस में। जिन बच्चों ने पढ़े हैं लेकिन याद नहीं रखे वो अलग बात है,
दोनों। क्या आंसर है? ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। कृत्रिम वर्षा से संबंधित है, आर्टिफिशियल रेन से संबंधित है AGBR, AGI, AgNO3, कोई नहीं। AgNO3, AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट। Ag क्या है? सिल्वर। तो इसमें होता है क्या है ना, जो बादल्स वगैरह होते हैं ना, इनको कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। आजकल दुबई वगैरह, चाइना वगैरह ये कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं और वो आर्टिफिशियल रेन करते हैं। जब मन कर रहा है तब बरसात कर देते हैं बादलों के ऊपर एक तरह से। तो उससे क्या हो जाता है, उसका एक तरह का वो बढ़ जाता है वेट बादलों के ऊपर, जैसे ही टेम्परेचर की वजह से जैसे वो भारीपन आता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा ऊपर वेपराइज होंगे बादल, और बादल होंगे तो वो एक पीरियड तक वहां पे कंडेंस रह सकते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, बरसने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही कि अभी AGI क्या करता है कि एक तरह से वहां का वो बढ़ा देगा, तो बढ़ाएगा, भारी होगा, भारी होने के बाद क्या हो जाएंगे, बरसना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल बीच वगैरह वहां पर क्या है, पानी वगैरह मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन करते हैं। आगे समझ में? फिर है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास, बताओ कास्टिक पोटास क्या होता है? KOH, NaOH, CaOH होल टाइप, ठीक है, ये काट दिया, ठीक है, और कोई नहीं। KOH क्या होता है? KOH कास्टिक पोटास होता है। एक होता है, ये क्या है, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, NaOH को क्या बोलते हैं? वो NaCl होता है। ये सब लिखवाए हुए, ये मैंने लिखवा के रखे हुए हैं। ये सारे मैंने कार्बनिक यौगिक लिखवाए थे ना, 20 से 25 से एक साथ सारे लिखवाए थे, उन सब में आए हुए हैं। तो बस आपको एक बार या तो यूट्यूब पर जाना है, वहां पे ये रिकॉर्ड मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां पे। बाकी NaOH का नाम क्या है? कास्टिक सोडा। एक पोटास अलग है और ये सोडा ये है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, भौतिक गुण निर्भर करते हैं, भौतिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु के आकार पर, परमाणु के आकार। दूसरा ऑप्शन दे रखा हुआ है, प्रोटॉन के आकार पर, इलेक्ट्रॉन के आकार पर और न्यूट्रॉन के आकार पर। बताओ, परमाणु के आकार पर भौतिक गुण निर्भर करते हैं, भौतिक गुण करते हैं, पढ़ाया है फिजिकल और केमिकल चेंज में, पढ़ा के रखा हुआ। इसे तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बाकी एक्सप्लेन भी करता, परमाणु के आकार। सीधी सी बात है, किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु के आकार पर, एटम साइज पे, ठीक है। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है, पानी में से CO2 गुजारने पर प्राप्त सोडा वाटर होता है। सोडा वाटर जानते हो? सोडा वाटर, सोडा पीते हो ना, पेप्सी वगैरह, वो सारे यही होते हैं एक तरह के। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है ऑक्सीकारक। ये हमने रिएक्शंस वगैरह वाला जो चैप्टर पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस, वहां पे हमने ये चीजें देखी है। फिर बेसिक मतलब अम्ल और क्षार भी पढ़ा के रखा हुआ, बेसिक यानी कि क्षारीय, और एसिडिक मतलब अम्लीय। इसके बाद एक और ऑप्शन दे रखा हुआ है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। बताओ, अम्लीय। आपने सोडा पिया है, मतलब पेप्सी वगैरह पी है,
पेप्सी पिए तो आपने देखा होगा उसमें कि CO2 गैस होती है और उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और ये एसिडिक जो चीज होती है आपके पेट में एसिडिटी वगैरह को इंक्रीज भी कर देते हैं। आप ज्यादा सोडा वगैरह पीते हो तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यूं कहते हैं। उसको कभी कि वो गैस सारी निकल जाए, यानी कि गर्म हो जाए, इसके बाद पीना कैसा लगता है। वो जो पेप्सी होती है ना, फेंटा वगैरह जो भी आप पीते हो, XYZ, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक जिसको भी आप बोलते हो, तो उसको क्या करना, गर्म होने देना, फिर उसको पी के देखना कैसा लगेगा। खट्टा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा शक्कर ही घोल के पिला रहे हैं आपको, उसमें शक्कर ही है 50% से ज्यादा, तो शक्कर ही लगेगी। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि CO2 गैस तो कल ही मैंने कहा था, CO2 गैस हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। जो भी के आप फास्ट फूड में देख रहे थे, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है सड़ाने के लिए। तो वैसे ही आपकी बॉडी में CO2 गैस जा रही है, तो उसकी वजह से वो एक तरह का वो बेसिक होता है, बेसिक मतलब क्षारीय होता है, तो वो एसिडिटी को कम करता है। तो ये अम्ल है। हाँ, ये बढ़ाएगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा ना, एसिडिक है ना, नाम से क्या है, अम्ल है। तो अम्ल होगा वो तो क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जो क्षार होगा उसको कम करेगा। तो एक अभिक्रिया होती है जिसको आप बोलते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक एसिड HCl, एक क्या ले लिया, बेस, क्या ले लेता हूं, NH, क्षार है ना, इन दोनों को मैंने ले लिया, इन दोनों की अभिक्रिया करवा दी, बनेगा क्या, पहले तोड़ो इनको, ये अगर टूटेगा ऐसे टूटेगा, ये टूटेगा कैसे टूटेगा, जब ये ऐसे टूटता है तो ये प्लस में टूटता है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। अब आप जोड़ दो एक दूसरे को, प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, अरे अपोजिट के साथ ही जुड़ते हैं। प्लस किसके, कोई किससे अट्रैक्ट होता है, सिमिलर सिमिलर से अट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता है। वो क्या करता है, अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्ट होता है। तो यहां पर भी क्या है, अपोजिट के साथ ये क्या करता है, अट्रैक्ट होगा। तो ये किसके साथ जाएगा, H प्लस OH माइनस, तो क्या बन जाएगा, H2O, जल बन गया। फिर HCl किसके साथ जुड़ेगा, Na, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। अब देखो इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखो, NaCl कैसा हो गया, सारी का इसका तो कोई नेचर ही नहीं है ना, उदासीन हो गया। फिर H2O, इसका भी कोई नेचर नहीं, ये भी उदासीन हो गया। अब देखो ये पहले खट्टा था, ये कैसा था, तीखा। तो इन दोनों ने अपने नेचर को खो दिया, बन गया क्या, कुछ और ही बन गया। तो इसी पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ, इन दोनों ने अपने जो गुण थे वो क्या कर दिए, खो दिए, और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। और इसी को हमने क्या कह दिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब जैसे कि एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊं, अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, कौन सी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, पढ़ाई, एक प्रोसेस है, जर्नी है। अब इस प्रोसेस में आप कुछ और बन के निकलोगे, क्या करोगे, रेगुलर कंसिस्टेंसी एफर्ट लगाओगे, पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, इन फ्यूचर साल, एक साल, 2 साल में आप बन गए XYZ, किसी अच्छे प्रोफेशन में चले गए, SDM बन गए, DM बन गए, टीचर बन गए, जो भी XYZ। तो इस पहले स्टूडेंट है, लेकिन अब तो आप कुछ और हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी, नहीं करेगी। अब आप में कोई और गुण होंगे, और अब पहले आप में कोई और गुण थे। तो यहां पर वही हुआ, इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया, पहले आप कुछ और थे, अब कुछ और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, नमक और जल, पानी, क्या बनाते हैं, नमक और जल, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन दे रखा हुआ है, डायलिसिस संबंधित है, डायलिसिस, डायलिसिस का मतलब होता है, हाँ नहीं नहीं,
डायलिसिस एक तरह का के ऑर्गन अपना शरीर का क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, लुप्त नहीं, काम करना बंद कर देता है। हाँ तो जो डायलिसिस एक प्रक्रिया करवाई जाती है हॉस्पिटल वगैरह में, तो हमारे बॉडी में पानी वगैरह, हाँ नहीं, होता क्या है डायलिसिस में क्या होता है कि आपने बहुत ज्यादा ड्रिल वगैरह की, या फिर के किसी को डायबिटीज वगैरह हो गया है, तो डायबिटीज वगैरह में क्या होती है, हमारी जो प्रॉपर फंक्शन मतलब काम है वो स्लो हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि वाटर हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, तो एक तरह से कि पानी वगैरह हमारी बॉडी से वो नहीं हो पाता है, मतलब हमारे किडनी वगैरह काम करने बंद कर देते हैं, तो फिल्ट्रेशन रुक गया। तो ये किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है। इसमें पानी को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, तो वो हो जाता है, सूजन वगैरह आ जाती है अंगों में। पानी अगर जमने लग जाए, पानी अगर निकल नहीं रहा है, एक तो यूरिन के थ्रू निकल जाना, वो हो नहीं पा रहा क्योंकि आपकी बॉडी काम कर नहीं रही है प्रॉपर, तो अब पानी क्या करेगा, पैरों वगैरह में फुला हुआ जाएगा, हाथों वगैरह में पानी का भराव होना लग जाता है। तो डायलिसिस के थ्रू क्या किया जाता है, इस पानी को निकाला जाता है। ऐसा आ गया समझ में। तो किससे संबंधित है डायलिसिस, पानी को निकालने से तो है, पर किडनी से संबंधित, फिल्ट्रेशन से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, किडनी। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुर्दे, यकृत लीवर होता है, क्या कंफ्यूज हो। नेक्स्ट, मानव रक्त का मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 35, 45, 55, 50। 55। देखो हमने पढ़ा है ब्लड, रक्त पढ़ा है, हाँ रक्त पढ़ा है, देखो रक्त पढ़ा है, और रक्त को हमने कहा था ये एक तरह का क्या है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसके दो घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं, दो। पहला घटक क्या कहते हैं हम, रक्त कणिका, क्या कहते हैं, रक्त कणिका। दूसरा क्या है, प्लाज्मा, क्या है, दूसरा प्लाज्मा, या आप ऐसा कह सकते हो, पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका। ज्यादा क्या होता है, प्लाज्मा, ये 55% होता है, ये कितना होता है, 45%। इसमें ज्यादातर किसका होता है, आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, 5 से 5.5 मिलियन, यानी कि 55 लाख के समथिंग क्या होते हैं, आरबीसी होती है। फिर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, हाँ अरे अनुपात में नहीं, संख्या में बताओ, जैसे वो मिलियन में थी, ये कितने में होती है, हजारों में होती है, हाँ कितने हजार, 6 से 10,000, कितने, 6 to 10 के, वेरी करती है, कभी कभी 5 भी दे देता है, ऐसा दे देता है। ठीक है, फिर होता है प्लेटिलेट्स, क्या होते हैं, प्लेटिलेट्स कितने होते हैं, लाखों में, कितने लाख में होते हैं, 1.5 से 3-4 लाख, कितने होते हैं, 1.5 से 3-4, वो वेरी करता है, एग्जैक्ट आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कितने से इतने, लाखों में कितने, तो वहां पे 1.5, 3 ऐसा बता के रखा है, 3 से 4, तो ये नंबर वेरी करता है, तो ये है तो ठीक है। इनसे कम आ जाता है, जैसे कि डेंगू हो जाता है, तो डेंगू में एकदम संख्या घट जाती है, क्या, तो 10,000 आ जाती है, तो इंसान टपक जाता है, 10,000 तक आ गई, वो 24 घंटे के अंदर भी हो जाती है कभी कभी, इतना फास्ट क्या होते हैं, प्लेटिलेट्स डाउन होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई हमारी, कि इसका नाम आ गया सारे रक्त कणिका। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। साइट जब भी वर्ड आए वो किसके लिए है, सेल के लिए, कोशिका के लिए, और इरिथ्रो वर्ड किसके लिए, लाल के लिए, कलर कैसा होता है, लाल होता है। फिर डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं लिकोसाइट, एग्जाम में पूछते हैं लिकोसाइट, लिको वर्ड किसके लिए होता है, कलरलेस के लिए, जिसका कोई कलर नहीं हो। फिर प्लेटिलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये बेसिक हमें नाम पता होने चाहिए, इनसे संबंधित बीमारियां पता होनी चाहिए, तो ये हमारा काम हो जाए। और फिर प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन्स होती है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, क्या होती है, ए, जी और एफ।
ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये 3 प्रोटीन्स होती है और बाकी जो बच जाता है वो लवण होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, ब्लड का कंपोजिशन। तो ये बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का प्रचुर स्रोत है एप्पल, कैरेट, अमरूद, सेम। कैरेट, कैरेट। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, पहले तो ये बताओ एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है। कल ही बताया, कल मैंने ए बी ई के बी सी ये बताए थे। तो ये है सी वाला एस्कॉर्बिक एसिड। तो सी सबसे प्रचुर किसमें पाया जाता है, जो खट्टे, तो कौन है, सैम, बीन, ठीक है, बीन। आंसर क्या होगा इसका, बीन, ठीक है। बाकी तो आप कल ही बता के रखा हुआ था, इसको फिर से रीडिस्कस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसके बाद मशरूम किस प्रकार का जीव है, मशरूम जानते हो ना, इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं कुकुरमुत्ता। क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। तो किस प्रकार का जीव है, ऑप्शन दे रखे हुए हैं, शैवाल, दूसरा ऑप्शन दे रखा हुआ है कवक, तीसरा दे रखा हुआ है लाइकेन, और तीसरा फर्न। बताओ, फर्न है, कुकुरमुत्ता या हाँ कवक, क्या है, कवक है, ठीक है। आजकल इसको हम खाते भी हैं, आजकल हम इसको खाते भी हैं, ठीक है। क्यों खाया जाता है, अभी तो मैंने आपसे पूछा क्या कि ये इसको खाया जाता है तो इसमें प्रोटीन का क्या होता है, प्रचुरता पाई जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। ये सिटी के लोग खाते हैं, ठीक है, बाकी गांवों के लोग तो आज भी नहीं खाते होंगे, नहीं देखा। जो कंडे कंडे होते हैं ना, वो जो वो बनाते गोबर के, उसके आसपास उग जाते हैं वो काले काले, इस तरह का शेप होता है, ऐसा ऐसा छतरी टाइप, छतरी टाइप, उसको बोलते कुकुरमुत्ता, ठीक है। फिर आरएनए डीएनए से किस बात से अलग है, आरएनए डीएनए से किस बात से अलग है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा हुआ है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल। पढ़ा है आपको, तो पूरा नाम लिखो, एडिनिन, पूरा लिखो, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, यूरेसिल। बहुत जल्दी पढ़ गए आप आज, बहुत जल्दी पढ़ सके ना, हैं? आज 10 बज गई। गांव से आ रहे हो, गांव से आ रहे हो, सूरत से आ रहे हो कि हाँ। आरएनए डीएनए से किस बात से अलग होता है, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। हम जब डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, सी का मतलब साइटोसिन। तो यहां पर के सी के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है इसमें, आरएनए में। तो इस बात से ये अलग है, और वहां पर क्या चले जाता है, सी चले जाता है। तो आंसर क्या चले जाता है, यूरेसिल, आरएनए। और आरएनए और डीएनए क्या है, आरएनए और डीएनए क्या है, पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट थोड़ी है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, वर्णक, ये कोई कलर नहीं देते। इनका मेन फंक्शन क्या है, आनुवंशिक जो भी सूचनाएं हैं वो किसमें रहती है, आरएनए और डीएनए। हमारे में भी हम कहते हैं ना, हमारा डीएनए क्या है, एक तरह का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कैरी करेगा। तो ये क्या है, तो वायरसेस वगैरह होते हैं, कुछ एक जो वायरसेस होते हैं
उनमें क्या होता है, आरएनए। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं या फिर क्या, जो भी थोड़े डेवलप प्राणी वगैरह होता है, उन सब में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है? पूरा नाम क्या है आरएनए का? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाई या डी ऑक्सी राइबो, डाई नहीं, यहाँ पे डी है, डी। ठीक है, डी, डी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती, कमी हो जाती। ठीक है, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पहले से क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा हुआ, शीतल पेय में कौन सी गैस होती है? शीतल पेय, जानते हो शीतल पेय? हाँ, शीतल पेय, शीतल पेय, अरे जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो हिंदी में शीतल पेय बोलते हैं उसको। ठीक है, नाइट्रोजन, CO2, इथाइलिन, CFC। और किसी का ज्ञान हो तो और भी दे दो। नहीं, CO2 और नाइट्रोजन नहीं आएगा, तो जो आएगा वो बता दो। साइंस वाले के साथ चला जाए, KBC। अरे अभी मैंने क्या कहा था, सॉफ्ट ड्रिंक में सोडा वाटर आप पीते हो, तो उसको आप क्या कर रहे हो कि कभी क्या करो, गर्म कर लो। गर्म मतलब उसको फ्रीज से बाहर निकाल दो। फ्रीज से बाहर निकालने के बाद जब पीते हो तो ऐसा लगता है शक्कर पी रहे हो। तो उसके अंदर कौन सी गैस पहले से है? CO2 गैस है। इसी वजह से आपको उसका टेस्ट बढ़िया लग रहा है। बाकी अगर CO2 गैस हटा दी जाए तो आप उसको पियोगे भी नहीं। लेकिन CO2 गैस क्या एक तरह की नुकसानदायक गैस है। हमने कहा ना, जैसे पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हो तो वहां पे हम फर्मेंटेशन कर लेते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? सड़ा दें, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल, वही तो फर्मेंटेशन है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की जगह रिप्लेस किसको कर रहे हैं? CO2 यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है वो इसलिए हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसलिए क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती। अगर समझ में, तो आज से CO2 गैस पीना बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ, शरीर में Hb का कार्य है। शरीर में Hb जानते हो ना, हीमोग्लोबिन। इतना गंभीर सोच रहे हो जैसे कुछ नया नाम नहीं लिया मैंने। Hb का कार्य है, बैक्टीरिया का विनाश। दूसरा दे रखा हुआ है एनीमिया की रोकथाम, फिर दे रखा हुआ है लोहे का उपयोग, O2 का परिवहन। अब बताओ, O2 का परिवहन आजकल ज्यादातर जब भी क्वेश्चन आता है ना, Hb लिख देता है, वो पूरा नहीं लिखता, हीमोग्लोबिन नहीं लिखता, वो सीधा शॉर्ट में लिख देता है Hb। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है। हाँ तो बताओ, लोहे का उपयोग। Hb का मुख्य कार्य है एनीमिया क्या, रोकथाम। मुख्य काम क्या है? आपके शरीर में ऑक्सीजन एंटर होगी तो उसको लेके कौन जाता है? हीमोग्लोबिन, तो रक्त ही तो लेके जाता है। बाकी तो सब सेकेंडरी काम है उसके। तो पहला काम तो उसको क्या करना है, कोशिका को जीवित रखना है। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जब तक लेके नहीं जाएगा तो एनर्जी कैसे फॉर्म होगी? ये सब बात के काम है, आया समझ में? तो मुख्य काम क्या है? O2 का परिवहन। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 92, 120, 118, 126।
इसके बाद लो पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व है, पीरियोडिक टेबल, अब बताओ। 118, आपके भी इनके साथ ही? हाँ नहीं, 118। ठीक है, कितने? 118 तत्व। ठीक है, आवर्त कितने हैं आवर्त सारणी में, और वर्ग कितने हैं? ये भी तो क्वेश्चन है एग्जाम पीरियोडिक टेबल में कि आपसे पूछते हैं कि आवर्त कितने हैं। आवर्त क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ कि आवर्त होते क्या है, और वर्ग तो कितनी है। इस तरह की आवर्त सारणी है, ये ऐसी आवर्त सारणी है, नीचे और एक डब्बा बना हुआ है, इसमें ब्लॉक बने हुए हैं। ये ब्लॉक क्या कहलाता है? एस, ये बी, पी और एस। इनको बोलते हैं संक्रमण धातु। इनको क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु। इसको क्या बोलते हैं? मृदा धातु है। क्या बोलते हैं? मृदा धातु है। ये क्या है? अधातु है। और ये अक्रिय गैसें नहीं है, अक्रिय गैसें यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये क्या है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, अब ब्लॉक के तत्व। तो ये इस तरह की। तो अब मुझे बताओ इसमें आवर्त कितने हैं और वर्ग कितने? आवर्त कितने हैं? 7। ये इस तरह की जो लाइनें हैं वो कितनी है? 7। क्या बोलेंगे इस तरह की लाइनों को? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कितनी है? पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी उसको इजी करना होता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको बहुत इजी कर लेना पेपर के सब बच्चे अटेम्प्ट कर ले, तो क्या करे? तो फिर वो ऐसे ही करता है। 18 कितना है? 18 वर्ग। क्लास कितनी है? 18। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए आवर्त सारणी के बारे में। ज्यादातर आपसे कहां से पूछता है? स्टार्टिंग वाले से। ऊपर जो सबसे ऊपर तत्व होता है उसको क्या बोलते हैं? जो घुमक्कड़ है, हाइड्रोजन, आवारा तत्व। फिर इधर एक शुरू हो जाता है, वो क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। इनको हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें। सब इनके जैसा कल क्या चाह रहे थे? बनना चाह रहे थे। ये सारे 118 तत्व हैं, वो सब किसके जैसा बनना चाहते हैं? अक्रिय गैस। क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि स्थायी है। स्थायी है, स्थायी का मतलब क्या है? एनर्जी कम है। यहाँ पे उल्टा नहीं सोचना है कि एनर्जी ज्यादा होगी इसलिए स्थायी है। यहाँ पे एनर्जी कम है इसलिए क्या है? स्थायी है। और एनर्जी हमेशा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्थायित्व के। अब अभी मैंने कहा एनर्जी कम तो स्थायित्व ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा रिलेशन होता है हमेशा। आप ये अप्लाई करके ये पूरा पढ़ सकते हो। बाकी धातु अधातु सब पढ़ा दिया मैंने, मेटल नॉन मेटल सब पढ़ा दी। ठीक है, इसके बाद माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? इसको मैंने अलग से बताया था। माइकोप्लाज्मा, इसे क्या कह रहे थे? जीव जगत का झोकर। क्या बोल रहे थे? जीव जगत का झोकर। तो बताओ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, 4 जगत के नाम बताए। और माइकोप्लाज्मा किससे संबंधित है? और इसको मैंने ऐसा भी कहा था कि ये सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी क्या है? कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका पढ़ा के रखा हुआ है सेल वाले चैप्टर में। हाँ, लंबी है वो सबसे लंबी कोशिका। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी कोशिका, ऑस्ट्रिच एग, चतुर्मुख का अंडा। हाँ, ये पढ़ा के रखे हुए हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? मोनेरा से। किससे संबंधित है? मोनेरा। ठीक है, इसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार बॉडी होती है, ये भी पढ़ा है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिंड्रोम जानते हो? सिंड्रोम से का क्वेश्चन है। डिजीज जब पढ़ रहे हो ना आप, रोग जब पढ़ते हो तो रोगों को आप कहते हो संक्रामक और असंक्रामक।
ये आप आगे से बात करो, पहले कौन से रोग आते हैं? एक तो जन्मजात और दूसरे आते हैं एक्वायर्ड, अर्जित। ठीक है, जन्मजात रोग क्या होते हैं? जो माता पिता से आप में आए हो, वो जन्मजात कहलाते हैं। तो जब जन्मजात की हम बात करते हैं, तो अब एक तो क्या हो जाते हैं कि गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, सीधी सी बात है, तो गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण या तो संख्या बदल सकती है या फिर क्या हो सकता है, उनके आकार आकृति में बदल सकती है। तो यहाँ पर सिंड्रोम होते हैं। सिंड्रोम में हमने कहा कि कुछ सिंड्रोम है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, ये नाम बता के रखे हुए थे, 5-6 महीने नाम बता के रखे हुए। तो ये तो सारे जन्मजात में है। फिर हीमोफीलिया है, ये सभी नाम बता के रखा, वर्णात का बता के रखा हुआ है। तो ये सारे रोग क्या है? जन्मजात रोग है ये सारे। लेकिन फिर अर्जित रोग है, तो अर्जित में कहते हैं एक तो संक्रामक होते हैं, एक असंक्रामक होते हैं, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड में मैंने कहा कि ये क्या होते हैं? जीवाणु, कवक, वायरस, इनसे क्या करते हैं? फैलते हैं, यानी कि इनके क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। लेकिन एक होते हैं असंक्रामक, जो फैलते नहीं है। तो अब वो डेफिशिएंसी भी से भी हो सकते हैं, यानी कि कमी से या अधिकता से होते हैं, कमी से या अधिकता से हो सकते। तो जैसे कैंसर है तो क्या है? डेफिशिएंसी बढ़ना, तो अधिकता की वजह से हो गया। फिर ओबेसिटी है, वो अधिकता की वजह से हो गया। कुपोषण है, अधिक कमी की वजह से हो गया। डेंगू नहीं, डेंगू तो एक तरह का उसका कारक है, तो उनका कारक है, लेकिन इनका अब जैसे मैंने कहा कुपोषण है, तो कुपोषण में तो या तो आपने अपना लाइफ स्टाइल है उसमें क्या कर दिया? डिस्टर्बेंस कर दिया। आपका जो पोषण आप लेना चाह रहे थे, जो जिसको आप क्या बोलते थे कि हेल्दी फूड या बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, तो वो प्रॉपर आप ले नहीं पा रहे। आपको पता है ना बैलेंस डाइट में क्या होता है? 6 पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और वाटर। ये 6 होते हैं, इनका एक निश्चित अनुपात लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब इनमें से किसी चीज का हेरफेर हो रहा है, तो उसकी वजह से या तो कुपोषण हो सकता है, मोटापा हो सकता है, तो ये सारी चीजें क्या है? अधिकता या कमी से हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली? पढ़ ली। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? बार बॉडी। बार बॉडी का मतलब क्या होता है? ये इसका मुख्य काम क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का क्या करती है ये? पहचान। जैसे ये लड़का होगी, लड़की होगी, ये कौन डिसाइड करता है? बार बॉडी। कैसे? जैसे हमको पता है गुणसूत्र, एक मनुष्य बनाने के लिए कितने गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है? 46। कितने? 40। इसमें एक गुणसूत्र होता है जिसको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, और दूसरों को बोलते हैं क्या कहते हो? एक लिंग गुणसूत्र है तो दूसरे को क्या बोलेंगे? जो ये निर्धारित करेगा आप लड़का हो या लड़की हो, वो तो लिंग गुणसूत्र होगा। तो दूसरा क्या करेगा? आपकी बॉडी बनाएगा, बाहर का पोस्चर बनाएगा, तो क्या है वो? अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र एक लिंग हो गया। तो अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 कहां होती है? साफ करते जा रहे, 10 दिन बाद एग्जाम है। ये कितने होते हैं? 22 जोड़े। ये कितने होते हैं? 22। और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? XX या XY। ये क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो अब टोटल अब गिन लो, 22 जोड़ है, 44, XX, तो क्या बन गया? लड़की बन गई। 22 प्लस XX यानी कि 44 प्लस 2 46, ये आ गया, तो क्या बन गया? लड़की। अब एक अगर बार बॉडी एब्सेंट हो तो हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, एक अगर एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो तो हम क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें बार बॉडी की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले ये था, अब ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रिवीजन चल रहा है, मान के चलो रिवीजन चल रहा है, सब कुछ एक साथ पढ़ रहे हैं। अक्रिय गैस होती है, अभी बताइए अक्रिय गैस
जल में विलयशील, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, जल में विलयशील, अस्थायी, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, रासायनिक रूप से सक्रिय, इनर्ट गैस होती है। पहला ऑप्शन तो क्या दे रखा है, जल में विलयशील, में विलय, विलय मतलब घुल नहीं, ठीक है। दूसरा है अस्थायी, तीसरा रासायनिक रूप से सक्रिय और असक्रिय। नाम से क्या है, इनर्ट, इनर्ट क्या है, अक्रिय, वो किसी से क्रिया नहीं करती, तो क्या है आंसर, असक्रिय, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक आइडिया है, ठीक है। ये कल भी हमने यही डिस्कस किया है, आज भी वापस वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट आ रहा है। रदरफोर्ड मॉडल में कौन सी किरणों का उपयोग किया गया था, किरणों का, अल्फा, बीटा, गामा, कोई नहीं, गामा आपके गामा, बताओ, हो गए, तीनों हो गए, हाँ तीनों हो गए। अल्फा, देखो रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की बौछार की थी, क्या की थी, अल्फा किरणों की बौछार की थी, तो अल्फा किरणों का उपयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको क्या इसमें स्टेटमेंट है, हाँ? सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, पहला क्या दे रखा हो, सभी परमाणु परमाणु से बने होते हैं। अभिक्रिया में परमाणु का सृजन, ना तो सृजन होता है न ही विनाश होता है। फिर है, एक तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान में समान होते हैं। सभी कथन सही है या सभी कथन गलत है, सभी गलत है। देखो तीन थे, सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, ठीक है, सभी पदार्थ परमाणु से बने, पहला। फिर अभिक्रिया में परमाणु का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। फिर तीसरा, एक तत्व के सभी तत्व, एक तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान में समान होते हैं, आकार द्रव्यमान में समान होते हैं, बताओ सभी कथन सत्य है, या फिर आप ऐसा कर लो, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, 1 2 3 सही है, केवल एक सही है, केवल 1 3 सही है, बताओ केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। 1 3 सही है, तीनों सही है अभी तो सारे गलत हो रहे थे, अभी पलट गए। डॉल्टन पढ़ा, डॉल्टन को पढ़ा, हाँ हाँ डॉल्टन परमाणु मॉडल पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। तो डॉल्टन के अनुसार क्या है, पहले डॉल्टन को याद करो। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, न परमाणु को सृजन किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर एक तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान में समान होते हैं, पहला ही सही। अब डॉल्टन को एक बार फिर से याद करो। अब जब डॉल्टन को याद करते हैं तो डॉल्टन ने क्या कहा है कि सभी पदार्थ, चाहे वो क्या हो, सजीव हो निर्जीव हो, सभी को क्या मानता है, ऑब्जेक्ट मानता है, और वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। ये परमाणु के पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, कौन कहता है, डॉल्टन कहता है, सही कहता है, पहला उसने ये बोला है, यानी कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, इसके अनुसार, डॉल्टन के अनुसार। फिर आपको पता है कि परमाणु को
आप बना सकते हो? नहीं। क्या आप विनाश कर सकते हो? नहीं। तो दूसरा भी सही है। अब तीसरा पे जाओ, एक तत्व, जैसे मैंने ले लिया एक तत्व एफ ही ले लिया, क्या ले लिया, या ए ही ले लिया, गोल्ड। अब उसके एक तत्व लिया, उसको आप तोड़ो, उसका एक परमाणु है दूसरा परमाणु, क्या सबका अलग अलग भार होगा या सबका एक जैसा होगा? एक जैसा होगा। अब आप 18 कैरेट सोना लेके आओ और उसके सारे परमाणुओं को देखो, क्या कहोगे? ये गोल्ड थोड़ा खराब है, ये ज्यादा कम है, ऐसा कुछ करोगे या गोल्ड गोल्ड है? गोल्ड गोल्ड है ना, तो कहां से अलग हो गया? तो तीसरा भी क्या है? तीनों से। तीनों सही है। आपको तो एक ही क्वेश्चन में उसने कंफ्यूज कर दिया। स्टार्टिंग ही यहां से ही हुई है, पदार्थ से आपकी स्टार्टिंग हुई है, और पदार्थ में पहले ही चैप्टर में उसने ये दे रखा हुआ, उसने कहा है इसके बाद वो फेल हुआ है, क्योंकि उसके बाद क्या है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल और मिले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन जब तक वो था तब तक तो पहला अपने को मान के चलना है ना कि वो क्या है, सही, तो वो सही है आदमी, जब तक वो सही है तब तक तो मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है, सबसे शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्धतम रूप है, चलो अशुद्ध, सबसे अशुद्ध रूप है ये बताओ, क्या बताओ? अशुद्ध बताओ, शुद्ध तो बता दोगे तो पता नहीं, लेकिन अशुद्ध करके देखते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, चारकोल, बताओ सबसे अशुद्ध रूप है, या निम्न में से अशुद्ध रूप है, सबसे मत करो, अशुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप है। फुलरिन, आपके ग्रेफाइट। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूं, मैंने पूछा क्या, कार्बन का अशुद्ध रूप है ना, कार्बन को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये क्रिस्टली भी होता है और अक्रिस्टली भी होता है। क्या होता है? अक्रिस्टली। क्रिस्टली का मतलब क्या होता है? जिसकी ज्यामिति फिक्स हो, क्रिस्टलाइन जिसको आप बोलते हो, जैसे हीरा है उसकी ज्यामिति फिक्स है, ग्रेफाइट की ज्यामिति फिक्स है, फुलरिन की ज्यामिति भी फिक्स है। क्या है? और अक्रिस्टली का मतलब होता है जिसकी ज्यामिति फिक्स नहीं है। क्या है? तो इधर आता है चारकोल, कॉक, जो भी क्या, कोयला वगैरह, ये सारे के सारे क्या है? अशुद्ध रूप है। ये क्या है? अशुद्ध रूप है। ठीक है, आगे समझो, कल ही मैंने बताया क्रिस्टली और अक्रिस्टली में कल से बताया जा रहा हूं, बस आपका ध्यान कहीं और है, बाकी कल से मैं ये क्रिस्टली अक्रिस्टली किए जा रहा हूं। बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जानते हो ना? हाँ। कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, SO4 होल ट्वाइस, Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, स्पेलिंग आप देख लेना, हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ, 1, 3, 2, 1, 2, 3, मेरे कैल्शियम से कैल्शियम सही है। मैग्नीशियम
ये पढ़ाया है मैंने, कहाँ पढ़ा है पता है, लिखवाया हुआ भी है। अभी याद करेंगे। किस चैप्टर में? ये याद नहीं है। हाँ, कौन से चैप्टर बता दो। हाँ, नहीं, बायो में। और वो भी पता है, पाचन वाले चैप्टर में, वहां पर हमने के एंटासिड यूज किए थे। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड नहीं जानते हो? जो एसिडिटी को कम करते हैं। हमारे शरीर में क्या हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, HCl है, तो HCl है वो एसिडिटी बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक जो भी होता है, तो बेसिक क्या है, MgOH ही तो है। आपको एक चीज पता है ना, एसिड एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है, ये तो इतना आपको याद रखना है। और जो बेसिक बेस होते हैं वो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। और वहां पे वो पहले से ही बोल रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया में तो Mg आएगा ना, आप कैल्शियम क्यों छोड़ रहे हो? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, वो क्या कह रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो पहले से वो कह रहा है मैग्नीशिया, तो मैग्नीज के साथ कुछ समझ में आया, अब जबरदस्ती की उसके साथ कैल्शियम जोड़ के बैठो। तो इसलिए मैंने आपसे आगे समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बराबर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। बताओ। पहला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, पहले से लिखा हुआ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि उसको सीधा सिंपल सा मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने कूलाम में देखते हैं तो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, उसी के तो बराबर होगी। तो हम फालतू के दूसरी जगह में कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आपने अलग अलग वो करके रखी हुई, वहां से आपको याद है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर्टिकुलर लिख के भेजा हुआ है, तो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इम्यूनोलॉजी के जनक है, इम्यूनोलॉजी के जनक है, इम्यूनोलॉजी को क्या बोलते हैं, इम्यून से रिलेटेड, यानी कि प्रतिरोधक, एक तरह से इम्यूनोलॉजी के जनक है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, ये किसके पता है, बैक्टीरिया, इन्होंने पता है पाश्चुराइजेशन किया है, एडवर्ड जेनर, लैंड स्टीनर, रॉबर्ट क्वाच, वो मॉडर्न है। आप किसके साथ जा रहे हो? मतलब क्या है, एडवर्ड जेनर, इन्होंने पता है क्या क्या किसका टीका बनाया है, चेचक, काउपॉक्स, ठीक है, तो इनको इम्यूनोलॉजी के जनक इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। लैंड स्टीनर कौन है पता है, लैंड स्टीनर नाम सुना है, कहां पढ़ा है, ब्लड,
RH फैक्टर, ABO ग्रुप, हाँ इधर विनस, ये विनस और लैंडस्टिंगर ने किसको क्या दिया है, RH कारक, तो वहां से आया है ये मका का रिसर्च वगैरह से। तो लैंडस्टिंगर तो वैसे ही नहीं आ रहा है, अब जबरदस्ती इधर आप वो क्या बोलते हैं, अलग देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो जाओ। जो चीजें कॉमन है वो मैं कह रहा हूँ ना, आपको साइंस में के हट हटके वाला नहीं ढूंढना है, दिमाग लेकर दिमाग लगाना है। वो है नहीं बाकी हटके वाला आपको यहाँ पे गर्द में डुबा देगा। उन्हें तो फटा हुआ मानव शरीर में है। सर्वाधिक तत्व उपस्थित होता है, ठीक है, अब बता दीजिए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बाकी जीत गया कि जीत गया? देखो H2 हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है, तो H2O ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी, सीधी सी बात। 70% से ज्यादा हमारी बॉडी में क्या है, वाटर है, तो ऑक्सीजन क्या है, सर्वाधिक। ठीक है? गड़बड़ होगी ना, जहां साथ चलना चाहिए वहां रास्ता बदल देते। देखो मैं आपको कुछ एक सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, कुछ एक वो जो भी स्टडी से रिलेटेड है ना, कुछ नाम, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को, बताओ बताओ। हाँ ऑर्निथोलॉजी, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। फंगस की स्टडी को, फंगस मतलब कवक के अध्ययन को, उसको बंद कर दो, माइक्रो नहीं, माइको, माइको। माइक्रोलॉजी क्या है, माइक्रोलॉजी या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, वो पूरा का पूरा सब जो भी के आंखों से नहीं देख सकते हैं सारे आ गए, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या, माइक्रो बायोलॉजी को या माइक्रोलॉजी को, ठीक है। इसके बाद है फाइटोलॉजी, सेवालु का अध्ययन, एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, ठीक है। यकृत के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को, यकृत बताओ, हाँ लीवर, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन में समझ आएगा, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन में सबका बैठ जाना है। ऑस्टियोलॉजी, एक ऑप्शन देखिए, न्यूरोलॉजी नहीं है, न्यूरोलॉजी हाँ हेपेटोलॉजी,
नहीं ऑप्शन दे के और सही है ये तो बताओ। हेपेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी ऊतक उपाधि, ठीक है। न्यूरोलॉजी आपको पता ही है, मस्तिष्क से संबंधित। ऑस्टियोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो हड्डियों का अध्ययन, हड्डियां हड्डियां, ओटी की, अब याद रखिए ऑस्टियो। अब ओस्टी को ऐसा लिखोगे, ओटी की कभी पूछेगा ही नहीं वो, एग्जामिनर भी नहीं पूछेगा ओटी की क्या होती, तो इसलिए वो ऑस्टियो ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में हमने पढ़ी? 11 बजे।